12 जून 1975 का दिन सुबह के बज रहे थे 10 जब जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 24 में पहुंचे और खचाखच भरे कोर्ट रूम में अपनी सीट पर बैठे और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पद तो छीना ही, साथ साथ आयरन लेडी कहे जाने वाली इंदिरा गांधी को इस कदर तोड़ा कि उन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, यानी कि लिखने बोलने का अधिकार छीन लिया, नागरिकों के मूल अधिकार छीन लिए गए और फिर देश ने अगले 21 महीने जुल्म ज्यादती बदले और लोकतंत्र पर तानाशाही की दुख भरी दास्तानें सही। इंदिरा गांधी को कोर्ट में घसीटने वाले नेता थे राज नारायण, जिन्होंने इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था और उनकी लोकसभा की सदस्यता को ही चुनौती दे डाली थी। चलिए आपको 12 जून 1975 का वो इतिहास बताते हैं जिसके आरोपों से आज भी कांग्रेस घिरी हुई है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 12 जून 1975 ये वो तारीख है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के रायबरेली से निर्वाचन को रद्द कर दिया था, यानी कि जिस क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा उसी को ही रद्द कर दिया गया। इस फैसले ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। अब आप कहेंगे कि सदस्यता रद्द करने का देश की राजनीति से क्या कनेक्शन है, हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे। दरअसल 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से राहत देने वाला अंतरिम आदेश तो हासिल कर लिया, यानी कि जिस आदेश में उनकी सदस्यता रद्द की गई थी उसी सदस्यता को वापस हासिल कर लिया। लेकिन जो पिछले फैसले का असर था वो इमरजेंसी के रूप में दिखा। 12 जून 2025 को उस फैसले के 50 साल यानी कि आज 50 साल पूरे हो गए हैं। चलिए जानते हैं उस फैसले की पूरी कहानी। दरअसल ये कहानी 1971 में रायबरेली के लोकसभा चुनाव से शुरू होती है। बात कुछ यूं है कि 1967 में 9 राज्यों में कांग्रेस का सत्ता से बेदखल करने के बाद विपक्ष के हौसले बढ़े हुए थे, बुलंद थे। 1971 में विपक्ष के महागठबंधन ने कांग्रेस को चुनौती दी थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रीवियर्स के खात्मे और गरीबी हटाओ के नारे के साथ इंदिरा गांधी प्रगतिशील कदमों के कारण लोकप्रियता के शिखर पर थी। सब उनको बहुत चाहते थे। विपक्ष ने रायबरेली में उनका मुकाबला करने के लिए जुझारू सोशलिस्ट नेता राज नारायण को चुनाव मैदान में उतारा और यही राज नारायण इंदिरा गांधी की सदस्यता छीनने की वजह भी बने और देश में लगने वाले आपातकाल की भी। दरअसल राज नारायण का सड़कों से सदन तक का संघर्ष का इतिहास था, लेकिन इंदिरा गांधी के सामने चुनावी संघर्ष में वो टिक नहीं पाए। इस चुनाव में इंदिरा गांधी को 1,83,309 और राज नारायण को 71,499 वोट मिले थे। 1967 में अविभाजित कांग्रेस को लोकसभा की 283 सीटें हासिल हुई थी। 1969 में पार्टी का ऐतिहासिक विभाजन हुआ और विभाजन के बावजूद इसके इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने 1971 में 352 सीटें जीतकर विपक्ष को पस्त कर दिया। उनकी जीत को प्रतिद्वंदी राज नारायण ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मुकदमे को इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण के नाम से जाना जाता है। 12 जून 1975 को जब फैसला होने वाला था तब सुबह 10 बजे से पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 24 खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि ये वो दिन था जब किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई फैसला आने वाला था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, जिन्हें कहा गया कि वो सीधा इंदिरा गांधी से भिड़ गए, उन पर पूरे देश की नजरें थी, क्योंकि वो राज नारायण बनाम इंदिरा गांधी के मामले में फैसला सुनाने जा रहे थे। क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि जो राज नारायण थे, जो इंदिरा गांधी के अपोजिट में खड़े किए गए थे, वो ना केवल अपनी जीत के दावे कर रहे थे, बल्कि उन्होंने चुनाव परिणाम आने से पहले ही अपना विजय जुलूस भी निकाल दिया था। जब परिणाम घोषित हुआ तो राज नारायण हार चुके थे। उनको लगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही नतीजे आए और राज नारायण की हार हुई तो उन्होंने ये हार यही नहीं मानी,
उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ मानो एक जंग छेड़ दी हो। उनका एक ऐसा फैसला था या उनका एक दृढ़ निश्चय था कि भले ही वो यहाँ पर चुनावी मैदान में हार गए हों, लेकिन कोर्ट में वो इंदिरा गांधी को जरूर हराएंगे। वो शांत नहीं बैठे और अदालत गए। वहाँ उन्होंने करीब 7 ऐसे मामलों की सूची अदालत को सौंपी, यानी कि इंदिरा गांधी के खिलाफ 7 ऐसे केसेस रजिस्टर किए, जिसके जरिए उन्होंने दावा किया कि इंदिरा गांधी ने चुनावों में धांधली की और चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया, लिहाजा उनका चुनाव निरस्त कर दिया जाए। ये ऐसा कहना था राजा नारायण का। अदालत ने उनके आरोप पत्र में ज्यादातर मामलों को खारिज कर दिया था, लेकिन कुछ मामले ऐसे थे जिसे अदालत ने सही पाया, क्योंकि प्रधानमंत्री हाउस के वाहन उनके चुनाव क्षेत्र में देखे गए थे। अब हम आपको वो भी बताते हैं कि राजा नारायण ने किस आधार पर इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया था। दरअसल राजा नारायण की याचिका में जो 7 मुद्दे इंदिरा गांधी के खिलाफ गिनाए गए थे, उनमें से 5 में तो जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को राहत दे दी थी, लेकिन 2 मुद्दों पर उन्होंने इंदिरा गांधी को दोषी पाया था। दोषी पाने के बाद उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया था। इसके साथ ही फैसले में अदालत ने पाया कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत इंदिरा गांधी ने सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया है। उनके ऊपर 2 आरोप लगाए गए। वो 2 आरोप अब बताते हैं हम आपको। दरअसल राजा नारायण ने 7 मुख्य आरोप लगाए थे, जिनमें से 2 को अदालत ने सही ठहराया। पहला था सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार में उनके निजी सचिव यशपाल कपूर, जो उस समय गजटेड सरकारी अधिकारी थे, उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण माना गया, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को चुनाव प्रचार में शामिल होने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें शामिल किया, जिसकी वजह से उन्हें यहां पर अयोग्य करार दिया गया। दूसरा कारण और दूसरा आरोप जो इंदिरा गांधी पर लगाया गया वो था चुनावी खर्च और प्रचार में अनियमितता। दरअसल जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी में ये भी आरोप लगा कि उन्होंने सरकारी संसाधनों जैसे कि सरकारी वाहन और भी बहुत सी फैसिलिटीज का उपयोग किया है, जो कि उस टाइम पे नियमों का उल्लंघन था। इन 2 आरोपों के आधार पर जस्टिस ने इंदिरा गांधी की सदस्यता छीन ली और उन्हें अयोग्य करार दिया, उनका चुनाव रद्द कर दिया। लिहाजा उन्हें अगले 6 सालों तक लोकसभा या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया। हालांकि अदालत ने फैसले पर 20 दिन की स्थगन अवधि दी थी, यानी कि इंदिरा गांधी के पास 20 दिन का समय था। अगर वो इस फैसले पर स्टे लगवा सकती थी या फिर अपील कर सकती थी। इस मुकदमे में पहली भारतीय प्रधानमंत्री अदालत में पेश हुई। सवाल ये भी था कि जज के सामने प्रधानमंत्री और बाकी लोगों का शिष्टाचार कैसा हो, क्योंकि एक तरफ थी देश की प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ थे जज। दरअसल ऐसा कोर्ट में रूल होता है कि जब भी कोई जज प्रवेश करता है या एंट्री करता है तो बाकी के वहां पर मौजूद लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये नियम उस समय पर भी कायम रहा। भले ही देश की प्रधानमंत्री कटघरे में हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनके लिए खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ जज के अलावा। इस मसले पर जस्टिस सिन्हा ने यह भी कहा था कि अदालत में लोग तभी खड़े होते हैं जब जज आते हैं, इसलिए इंदिरा गांधी के आने पर किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। लोगों को प्रवेश के लिए पास तक बांटे गए थे। ये एक ऐसी सुनवाई थी। अदालत में इंदिरा गांधी को करीब 5 घंटे तक सवालों के जवाब देने पड़े। इंदिरा गांधी और उनके समर्थकों को अंदाजा लगने लगा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला उनके खिलाफ जा सकता है। ऐसे में जज को मनाने की कोशिश भी हुई, लेकिन जस्टिस सिन्हा किसी दबाव में नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आंशिक राहत दी। हालांकि इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन जज जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने भी कहा कि उन पर भी इस केस को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की गई। यानी कि इंदिरा गांधी और उनके समर्थकों ने फैसला पलटने की कोशिश की। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने स्वीकार किया था कि देश के कानून मंत्री गोखले ने उनसे मिलने के लिए फोन भी किया था। उसके बाद 24 जून 1975 को जस्टिस अय्यर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगन आदेश तो दे दिया, लेकिन ये पूर्ण नहीं, आंशिक स्थगन आदेश था। यानी कि जो फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया था उस पर स्टे लग गया था, इंटरिम स्टे। जस्टिस अय्यर ने फैसला दिया था कि इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में भाग तो ले सकती हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकती। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता
चालू रह सकती थी। विपक्ष ने इंदिरा गांधी पर अपने हमले तेज कर दिए। इसके बाद जिस तरह के हालात पैदा होने लगे, उसमें इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया, जिसे इस फैसले से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अगर आप इतिहास खंगालें, फैसले आने के एक दिन बाद 25 जून को उन्होंने देश पर इमरजेंसी थोप दी। तमाम विपक्षी नेताओं सहित भारी संख्या में लोग जेल भेज दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई, नागरिकों के मूल अधिकार छीन लिए गए। अगले 21 महीने जुल्म, ज्यादती, बदले और लोकतंत्र पर तानाशाही की दुख भरी दास्तानें थी। एक अदालती फैसले की काट के लिए इंदिरा गांधी ने जो रास्ता चुना, उसका 50 साल बाद भी जिक्र कांग्रेस को परेशान करता है। भले ही इतिहास आपातकाल को एक नकारात्मक सोच के तौर पर देखता हो, लेकिन इंदिरा गांधी और उनके पार्टी समर्थकों की ओर से कई ऐसे तर्क दिए गए जो कि उसके पक्ष में थे, जैसे कि राष्ट्रीय स्थिरता। इंदिरा गांधी और उनके समर्थकों का तर्क था कि देश में बढ़ती अराजकता, हड़तालें और विपक्षी आंदोलनों से राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को खतरा था। आपातकाल को व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जरूरी बताया गया। दरअसल उस समय भारत कई आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा था, जैसे कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, बेरोजगारी। ये ऐसी समस्याएं भारत के सामने थी। इस समय इंदिरा गांधी का दावा था कि आपातकाल ने प्रशासन को सुचारू करने और आर्थिक सुधारों को लागू करने में मदद की। तो ये कुछ ऐसे तर्क दिए गए इंदिरा गांधी और उनके पार्टी समर्थकों की ओर से आपातकाल के पक्ष में कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम यानी कि गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और ग्रामीण विकास पर भी जोर दिया गया। लेकिन फिर भी आज भी अगर हम देखें या फिर इतिहास खंगालें, तो लोग आपातकाल के खिलाफ हैं। लेकिन एक फैसला जो इंदिरा गांधी के खिलाफ, एक नेता जो इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हुए, उस एक फैसले के चलते देश पर आपातकाल लगा।